नमस्कार दोस्तों। क्यूबा की क्रांति इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जहां एक छोटे से देश ने दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत की। ये कहानी है सपनों, साहस और संघर्ष की, जिसने यह साबित कर दिया कि जब इरादे मजबूत हों तो असंभव कुछ भी नहीं। इस वीडियो में हम आपको उस दौर में ले चलेंगे जब क्यूबा के कुछ साधारण लोगों ने एक असाधारण इतिहास लिखा। हम जानेंगे कि फिदेल कास्त्रो और उनके साथियों ने न सिर्फ बगावत की बल्कि एक नया रास्ता बनाया। जानेंगे कि कैसे एक क्रांति ने क्यूबा को बदल दिया और पूरा दुनिया को एक नई सोच दी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1940 और 50 के दशक में क्यूबा एक ऐसा देश था जो दिखने में समृद्ध लगता था, लेकिन अंदर से गहरी समस्याओं से जूझ रहा था। फुल्गेंसियो बातिस्ता ने 1952 में एक सैन्य तख्ता पलट के जरिए सत्ता पर कब्जा किया। इससे पहले बतिस्ता 1933 से 1944 तक सत्ता में थे, लेकिन 1952 में उनके वापस लौटने के बाद क्यूबा पर उनकी पकड़ और भी अधिक सख्त हो गई। बतिस्ता का शासन शुरू से ही भ्रष्टाचार, क्रूरता और अमेरिकी प्रभाव का प्रतीक बन गया। बतिस्ता की सरकार ने विदेशी निवेश, खासकर अमेरिकी कंपनियों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दिया। क्यूबा की गन्ना उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी कंपनियों का लगभग पूरी तरह कब्जा था। क्यूबा में सबसे उपजाऊ जमीनों का मालिकाना हक अमेरिकी व्यापारिक कंपनियों और अमीर जमींदारों के पास था। स्थानीय किसान और मजदूर अपनी जमीन से बेदखल हो चुके थे और बेहद कम मजदूरी पर अमानवीय परिस्थितियों में काम करने को मजबूर थे। इस दौरान क्यूबा की राजधानी हवाना अमीर अमेरिकियों के लिए जन्नत बन चुकी थी। हवाना जुआ, ड्रग्स और वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुकी थी, और यह सब कुछ बतिस्ता सरकार की जानकारी और समर्थन के साथ चल रहा था। हवाना में अमीर लोग पार्टियों में व्यस्त रहते थे, जबकि गांवों और छोटे कस्बों में क्यूबा की गरीब जनता भूख, बेरोजगारी और बीमारियों से जूझ रही थी। बतिस्ता के शासन में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि सरकारी नीतियां आम जनता के बजाय अमेरिकी व्यापारिक हितों और स्थानीय अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती थी। पुलिस और सेना का इस्तेमाल जनता की आवाज को दबाने के लिए किया जाता था। विरोध करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता, यातनाएं दी जाती और कई बार तो उनकी हत्या भी कर दी जाती थी। क्यूबा की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी बुरी हालत में थी। ग्रामीण इलाकों में स्कूल और अस्पताल की भारी कमी थी। जो गरीब परिवार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च नहीं उठा सकते थे, उनकी हालत और भी खराब हो रही थी। क्यूबा की लगभग 60% आबादी अशिक्षित थी और स्वास्थ्य सेवाओं तक केवल अमीर तबके की पहुंच थी। इस बीच क्यूबा में असमानता और भी तेजी से बढ़ रही थी। एक तरफ अमीर वर्ग विलास की जिंदगी जी रहा था, वहीं दूसरी तरफ गरीब जनता अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही थी। यह असमानता और अन्याय क्यूबा के लोगों के लिए असहनीय हो चुका था। 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। ये विरोध मुख्य रूप से छात्रों, मजदूर संगठनों और वामपंथी गुटों द्वारा किए जा रहे थे। इन आंदोलनों को सरकार ने बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन इन छोटे छोटे प्रयासों ने लोगों के दिलों में बदलाव की चाहत को और मजबूत कर दिया। इस पूरे परिदृश्य ने क्रांति के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार कर दिया था। जनता को लगने लगा था कि केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से कुछ हासिल नहीं होने वाला। उन्हें एक सशक्त नेतृत्व और एक स्पष्ट लक्ष्य की जरूरत थी। यहीं पर फिदेल कास्त्रो और उनके साथियों का प्रवेश होता है, जो इस माहौल में बदलाव की एक नई उम्मीद लेकर आए। क्यूबा की क्रांति की शुरुआत 1953 में हुई, जब एक युवा वकील फिदेल कास्त्रो और उनके साथियों ने तानाशाह बतिस्ता के खिलाफ संघर्ष का रास्ता अपनाया। यह संघर्ष एक छोटे से हमले के रूप में शुरू हुआ, लेकिन यह क्यूबा के भविष्य को पूरी तरह बदलने वाला साबित हुआ। कास्त्रो और उनके साथियों ने 26 जुलाई 1953 को क्यूबा के सैन्य गढ़ मोंकाडा बैरक पर हमला किया। कास्त्रो का उद्देश्य था कि वे बतिस्ता की तानाशाही के खिलाफ विरोध को खुला करें और देशवासियों को जागरूक करें। यह हमला पूरी तरह से विफल हो गया।
अधिकांश क्रांतिकारी मारे गए या गिरफ्तार कर लिए गए। कास्त्रो को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 15 साल की सजा सुनाई गई। इस हमले के बाद कास्त्रो ने अपने प्रसिद्ध बयान इतिहास मुझे माफ करेगा में अपनी मंशा और संघर्ष के कारणों का वर्णन किया, जो बाद में क्यूबा के क्रांतिकारियों के बीच एक प्रोत्साहन स्रोत बन गया। कास्त्रो को 1 साल बाद ही रिहा कर दिया गया और इसके बाद उन्होंने क्यूबा छोड़ने का निर्णय लिया। वह मेक्सिको गए, जहां उन्होंने अपना संगठन तैयार किया और क्यूबा के लिए एक सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई। वहीं पर कास्त्रो की मुलाकात अर्जेंटीना के एक युवा डॉक्टर चे गुवेरा के साथ हुई। उन्होंने क्यूबा की क्रांति के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने का निर्णय लिया। गुवेरा का प्रभाव कास्त्रो पर गहरा था और वो दोनों क्यूबा के लिए एक सशस्त्र संघर्ष की योजना बनाने में जुट गए। 1956 में कास्त्रो, गुवेरा और उनके अन्य समर्थक मेक्सिको से ग्रानमा नामक जहाज पर क्यूबा लौटे। इस यात्रा को उन्होंने अपनी क्रांति की शुरुआत माना। उनका उद्देश्य था क्यूबा की सरकार को उखाड़ फेंकना और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। हालांकि क्यूबा में उनका आगमन बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि शुरुआती दिनों में ही क्रांतिकारी संघर्ष में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे ही ग्रानमा क्यूबा के तट पर पहुंचा, कास्त्रो और उनके साथियों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्यूबा के तटीय इलाके में उनका स्वागत नहीं था और उनका जहाज सख्त युद्ध की स्थिति में फंस गया। इस संघर्ष के दौरान कई क्रांतिकारी मारे गए और बाकी बचने में कामयाब रहे। इन शुरुआती संघर्षों में कास्त्रो और गुवेरा ने क्यूबा के पहाड़ी इलाकों में शरण ली और जंगलों में अपने समूह को संगठित किया। कास्त्रो और गुवेरा ने अपनी क्रांति की दिशा को पूरी तरह से गुरिल्ला युद्ध की ओर मोड़ दिया। क्यूबा के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके, विशेष रूप से सिएरा माएस्त्रा, उनके लिए आदर्श स्थल बन गया। वहां उन्होंने छोटे छोटे सैनिक समूहों के साथ युद्ध छेड़ा। यह समय अत्यधिक कठिन था, लेकिन उन्होंने क्यूबा के गरीब किसानों और आम जनता के बीच लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कास्त्रो का आंदोलन बढ़ने लगा और कई क्यूबाई नागरिक उनकी विचारधारा में शामिल हो गए। गुरिल्ला युद्ध की रणनीति सरल थी। अत्यधिक संख्या में सैनिकों के मुकाबले छोटे और तेज हमले, फिर जल्दी से छिपना और दुश्मन को उलझाकर छोड़ देना। ये युद्ध शैली क्यूबा के उन इलाकों में बहुत प्रभावी साबित हुई जो पहाड़ियों और जंगलों से घिरे थे। इसके अलावा कास्त्रो और उनके साथियों ने स्थानीय जनता से समर्थन जुटाया और उनका विश्वास जीतने के लिए उन्हें भूमि सुधारों और बेहतर जीवन की उम्मीद दी। क्यूबा के कई हिस्सों में वे लिबरेटर के रूप में जाने जाने लगे। 1958 तक क्यूबा में क्रांतिकारी संघर्ष ने गंभीर रूप से बतिस्ता की सत्ता को हिला दिया था। क्यूबा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में कास्त्रो और उनके सहयोगियों के प्रभाव में तेजी से वृद्धि हुई। सरकार ने कई बार कास्त्रो के नेतृत्व वाले क्रांतिकारियों को खत्म करने के लिए सैनिकों की तैनाती की, लेकिन युद्ध की असमान परिस्थितियों में बतिस्ता की सेना कमजोर और थकी हुई दिखने लगी। कास्त्रो और उनके सहयोगियों ने क्यूबा के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण शहरों पर विजय प्राप्त की और ग्रामीण इलाकों में अपनी शक्ति को मजबूत किया। क्यूबा की सेना के कई सैनिकों ने क्रांतिकारियों से जुड़ने का फैसला किया, जिससे बतिस्ता का शासन और भी कमजोर हो गया। 1958 के अंत तक क्यूबा में क्रांति निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों में से एक था सेंटा क्लारा की लड़ाई, जिसमें कास्त्रो और उनके साथी क्रांतिकारियों ने बड़ी सफलता प्राप्त की। सेंटा क्लारा की लड़ाई के परिणाम स्वरूप क्यूबा के पश्चिमी हिस्से में क्रांतिकारी सेनाओं का कब्जा हो गया और बतिस्ता की सरकार को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1959 की शुरुआत में क्यूबा की सरकार पूरी तरह से क्रांतिकारियों के हाथों में जा चुकी थी। 1 जनवरी 1959 को बतिस्ता ने क्यूबा छोड़ दिया और वह फ्लोरिडा, अमेरिका भाग गए। इस दिन क्यूबा में एक नया अध्याय शुरू हुआ। कास्त्रो और उनके सहयोगी हवाना में प्रवेश कर चुके थे और क्यूबा के लोग अपनी क्रांति की जीत का जश्न मना रहे थे। बतिस्ता की सरकार के जाने के बाद क्यूबा में क्रांतिकारी सरकार का गठन हुआ, जिसमें कास्त्रो को नेतृत्व सौंपा गया।
यह क्यूबा के लिए एक नए युग की शुरुआत थी और कास्त्रो के समर्थकों के लिए यह एक ऐतिहासिक जीत थी। लेकिन क्यूबा के भविष्य को लेकर कई चुनौतियां अब भी सामने आने वाली थी और अब हम उनके बारे में बात करेंगे। इस क्रांति के बाद पूरी दुनिया की नज़रें क्यूबा पर थी। जहां एक ओर क्यूबा के लोग इस जीत को अपनी सफलता मान रहे थे, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, इस क्रांति को एक बड़ा खतरा मानने लगी थी। क्यूबा की नई सरकार ने भूमि सुधारों, औद्योगिकीकरण और शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के वादे किए थे, जिनका विरोध अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से होने लगा। अमेरिका ने क्यूबा से व्यापारिक संबंध तोड़ने का निर्णय लिया और क्यूबा को आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा क्यूबा ने सोवियत संघ से समर्थन प्राप्त किया, जिससे क्यूबा और अमेरिका के बीच खाई और भी गहरी हो गई। क्यूबा की क्रांति का यह दौर न सिर्फ क्यूबा के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक निर्णायक मोड़ था, क्योंकि यह संघर्ष अब शीत युद्ध के नए फ्रंट पर बदल गया था। जीत के बाद कास्त्रो ने अपनी सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहले कास्त्रो और उनकी सरकार ने बतिस्ता के शासन के दौरान किए गए सभी भ्रष्टाचारी और अन्यायपूर्ण निर्णयों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। क्यूबा की अधिकांश प्रमुख संपत्तियों और उद्योगों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। इसने क्यूबा में गरीबों और श्रमिकों के लिए भूमि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए। कास्त्रो ने क्यूबा के सभी प्रमुख उद्योगों जैसे गन्ना, तेल, कपास और खनिजों को राज्य के नियंत्रण में ले लिया। इसके साथ ही भूमि सुधारों की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। बड़े जमींदारों से भूमि छीनकर उसे किसानों को वितरित किया गया, ताकि गरीबों और श्रमिकों को अपने भविष्य का मालिक बनने का अवसर मिल सके। इसके अलावा क्यूबा की सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा दिया और राज्य द्वारा प्रायोजित रोजगार योजना की शुरुआत की। क्यूबा की क्रांति का एक मुख्य उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करना था। कास्त्रो ने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कई योजनाएं बनाई। इस दौरान क्यूबाई सरकार ने एक विशाल अभियान चलाया, जिसमें शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का निर्माण कराया गया। क्यूबा में केवल 60% आबादी पढ़ी लिखी थी, लेकिन कास्त्रो की सरकार ने एक दशक के भीतर देश के अधिकांश लोगों को शिक्षित किया। क्यूबा ने बिना किसी लागत के लोगों को प्राथमिक और उच्च शिक्षा देना शुरू किया। साथ ही साथ क्यूबा में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार किया गया। क्यूबा सरकार ने अस्पतालों का निर्माण किया और स्वास्थ्य सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया। क्यूबा की स्वास्थ्य प्रणाली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सराहा गया और कई अन्य देशों ने क्यूबा के स्वास्थ्य मॉडल को अपनाया। इस प्रकार क्यूबा ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महान प्रगति की, जो क्रांतिकारी सरकार के प्रारंभिक लक्ष्यों में से एक था। क्यूबा की नई सरकार ने समाजवाद को अपनाने का फैसला किया था और सोवियत संघ के साथ गहरे संबंध स्थापित किए। सोवियत संघ ने क्यूबा को आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान की, जिससे क्यूबा का सामाजिक और राजनीतिक ढांचा और मजबूत हुआ। क्यूबा ने सोवियत मॉडल को अपनाया, जिसमें राज्य द्वारा संचालित उद्योग, केंद्रीय योजनाएं और राजनीतिक दृष्टिकोण शामिल थे। लेकिन इसका एक बड़ा नकारात्मक परिणाम यह था कि क्यूबा और पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका के बीच संबंध बेहद खराब हो गए। अमेरिका ने क्यूबा से सभी व्यापारिक संबंध तोड़ दिए और क्यूबा पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। 1960 में अमेरिका ने क्यूबा के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों की शुरुआत की, जिसके कारण क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा। अमेरिका ने क्यूबा के साथ व्यापार और निवेश पर कड़े प्रतिबंध लगाए और क्यूबा से तेल, कपड़ा और अन्य वस्तुओं का आयात घटा दिया। अमेरिकी नेतृत्व वाले देशों ने क्यूबा को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अलग थलग करने की कोशिश की और क्यूबा पर बहुत दबाव डाला गया कि वह अपनी नीतियों को बदले। कई लैटिन अमेरिकी देशों में, विशेष रूप से वे देश जो अमेरिका के प्रभाव में थे, क्यूबा की क्रांति ने एक प्रेरणा प्रदान की। क्यूबा ने उन देशों के क्रांतिकारियों को समर्थन दिया जो अमेरिकी सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे।
क्यूबा की क्रांति ने एक नए प्रकार के वैश्विक संघर्ष को जन्म दिया, जिसमें एक ओर समाजवाद, राष्ट्रीयकरण और समानता की विचारधारा थी, तो दूसरी तरफ पूंजीवाद और अमेरिकी प्रभुत्व का प्रतिकार। यह संघर्ष पूरी दुनिया में गहरे प्रभाव छोड़ने वाला था, जो शीत युद्ध की राजनीतिक स्थिति को और जटिल बना देता था। क्यूबा और अमेरिका के बीच का तनाव का चरम 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में सामने आया। क्यूबा के सोवियत संघ के साथ गहरे रिश्ते बनने के बाद वहां सोवियत मिसाइलों की तैनाती की गई। यह कदम सोवियत संघ ने अमेरिका के खिलाफ क्यूबा को एक सैन्य ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उठाया गया था। जब अमेरिका ने क्यूबा में सोवियत मिसाइलों की मौजूदगी को लेकर चिंता जताई, तो यह संकट एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा के ऊपर से आने वाली किसी भी सोवियत मिसाइल को रोकने के लिए एक समुद्री नाकाबंदी लगाने का आदेश दिया। पूरी दुनिया के सामने यह खतरा था कि शीत युद्ध के दौरान परमाणु युद्ध छिड़ सकता था। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद अमेरिका और क्यूबा के रिश्ते और भी कड़वे हो गए और क्यूबा को सोवियत संघ का और भी गहरा समर्थन मिला। क्यूबा की क्रांति ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन अब क्यूबा को अपने भविष्य को लेकर नए सवालों का सामना करना पड़ रहा है। कास्ट्रो के नेतृत्व में क्यूबा ने कई क्षेत्रों में सुधार किए, लेकिन अब क्यूबा को अपने समाजवादी सिस्टम को और ज्यादा सुधारने की जरूरत है, ताकि वह 21वीं सदी के वैश्विक परिवेश में प्रतिस्पर्धा कर सके। क्यूबा की क्रांति एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल क्यूबा का भविष्य बदला, बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि अगर लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े हों तो वो किसी भी सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। कास्ट्रो और उनके साथियों ने क्यूबा में बदलाव की एक नई लहर लाई और आज भी क्यूबा की क्रांति दुनिया भर के क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।